हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे धुआंधार। दोस्तों, तो तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को छोड़िए नहीं। दोस्तों, तैयारी तो आपको करना ही है। पेपर चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे जब भी होगा, आपको तो सीटेट देना है, तो आपको क्वालिफाई करना है, तो तैयारी करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके पहले थोड़ा सा हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ये कि हमने 500 क्वेश्चन का ईबीएस का एक आपको मैराथन जाएंगे देखेंगे, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसमें से 250 क्वेश्चन हमने 500 क्वेश्चन का था दोस्तों, तो 250 क्वेश्चन एक वीडियो में प्रोवाइड कराया है। अभी इसमें 250 क्वेश्चन का एक वीडियो और आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर इन 250 क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे दोस्तों, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत शॉर्ट में हम ख़त्म किए हैं। तो समझ लीजिए आपका यहाँ से ईबीएस बाहर नहीं जाएगा, पूरा पूरा आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 500 क्वेश्चन का हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए। 500 क्वेश्चन का एक सेट ले आएंगे, जिसमें 250 क्वेश्चन का 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। उसकी पीपीटी तैयार हो गई दोस्तों, उसका वो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, बस अब उसका वीडियो बना करके आपको देना है। तो इसमें भी 250 क्वेश्चन आपको एक वीडियो मिलेंगे और 250 क्वेश्चन एक वीडियो मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतना एक साथ शूट करने पर वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाती है, नेट की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, तो आपको देखने में भी नहीं प्रॉब्लम होगी। तो इसको 2 पार्ट में 250 क्वेश्चन है, ये 250 क्वेश्चन ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। तो इतना तो हो गई आपको इन्फॉर्मेशन, इतना आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो भैया आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 20 सितंबर। देखो, 20 सितंबर 2015 में हमारा ये पेपर हुआ था, ठीक है। ये पेपर कब का है? 20 सितंबर 2015 का पेपर है। ये देख लीजिए भैया, जो भी है आपका बुकलेट कोड क्यू है, जो भी आपको देखना हो, ठीक है। और सब जानते हैं, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। जो लोग पहली बार इस वीडियो पर, इस चैनल पर देख रहे हैं, उनको हम बताना ये चाहते हैं कि दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में जितने क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में 2015 में जितने क्वेश्चन आए हैं पूरा सॉल्व करेंगे, और 150 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझते हैं, जिससे क्या होती है हमारी एक अच्छी सी तैयारी हो जाती है दोस्तों। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि सीटेट में ज़्यादा पढ़ने की, आपको लगता है कि सीटेट की तैयारी आपको नहीं हो पाई, सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को तैयार कर लीजिए। तो हम इसी पर्पज़ से आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि 600 काल की अवधि है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, या हमारा 2 से 3 वर्ष। तो 600 काल की अवधि होती है कितना आपको? जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों, 600वां अवस्था जो हमारी होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, और इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का थोड़ा मोड़ा विकास हो जाता है, थोड़ा सा विकास होता है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा डेवलपमेंट करने लगता है, लेकिन शारीरिक विकास जो है बहुत तेज होता है 600वां अवस्था में, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है दिया गया है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? आपको एक जाएंगे इसी चैनल पर देखेंगे, तो जीन पियाजे का एक वीडियो मिल जाएगा आपको, उस वीडियो को जाकर देख लेना भैया, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेट में। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेवाइगोत्स्की, चोम्स्की, ये 4 मनोवैज्ञानिक को तो आपको पढ़ लेना चाहिए, चाहे जहाँ से सर्च करके यूट्यूब से पढ़ लीजिए, चाहे किताब से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पढ़ना है, इसको जा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो भैया अगर देखा जाए तो जीन पियाजे 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा है, तो जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें दूसरी अवस्था हमारा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली हमारा होता है ये 0 से 2 वर्ष, ठीक। ये हमारा होता है 2 से 7 वर्ष, ठीक। ये हमारा होता है 7 से 11 वर्ष, ये हमारा होता है 11 से 15 वर्ष, ठीक है। समझ में आया? चलो, और एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों, ज़्यादा आपको डिटेल देखना हो तो जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास किस उस तरफ से किस तरफ की ओर बढ़ता है दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका आंसर आप लोग जान जाएंगे, कर ले जाएंगे, ठीक है।
चलो जैसे मान लीजिए पहले जो है बच्चा पूरी बॉडी को हिलाता है, फिर धीरे धीरे अपने अंगों को हिलाने शुरू कर देता है, तो ये हमारा होता है विकास। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर आप जो है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सहयोग देना। मतलब क्या होता है? सहयोग देना। ठीक है, चलो भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है इसको? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो पढ़ी है दोस्तों, जा करके इस चैनल पर देख लीजिए, लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूरा एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आगे देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा जानते कौन दिया था? जीन पियाजे दिए थे। में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। देखिए एक हमारा होता है स्कीमा मतलब हो गया चिप। आपकी मेमोरी कार्ड में एक चिप, मोबाइल में एक चिप होता है ना, वो आपका स्कीमा हो गई। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं। यहाँ आप कोई चीज़ स्टोर कर लिए, ठीक है, कोई चीज़ स्टोर कर लिए, लेकिन वो लगा कि आपको, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कर लिए 2 + 2 = 5। ठीक है, यहाँ पर आपने स्टोर किया 2 + 2 = 5। अब जो आप स्टोर करेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं दोस्तों आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसातकरण। जब इसको कहते हैं आत्मसातकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब इसको स्टोर कर लिए 2 + 2 = 5, लेकिन 2 + 2 = कितना होता है? 4। किसी ने बताया यार ये गलत है, तुम्हारा 2 + 2 = होता है 4। अब भैया आप हो गए कन्फ्यूज। अब फिर इसको बदलोगे, स्टोर कहाँ यहाँ किए हो? स्टोर यहाँ देखो, यहाँ स्टोर किए हो तो पहले ये स्टोर था ये, अब इसको बदल दी हुए इससे, तो जो बदलोगे तो उसको कहते हैं हम समायोजन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा समायोजन। समझ में आया? स्कीमा हमारा क्या होता है? माइंड का छोटे छोटे पार्ट होते हैं जहाँ पर अपने सूचनाओं को हम कलेक्ट करके लिखते हैं। किसने दिया था दोस्तों? ये दिए थे हमारे जीन पियाजे महोदय। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। क्लियर हो गया ना? चलो भैया आगे हमारा देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। चलो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय अधिक होती है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा हमारा होता है सामाजिकृत भाषा के बजाय अहम केंद्रित भाषा जो हमारी होती है वो अधिक होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा समाज से ज़्यादा रिलेट नहीं करेगा, अपना अहम केंद्रित भाषा बोलेगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियाँ, या बच्चा का एक कोने में बैठना, या प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियों जिनमें खेल शामिल नहीं हो। तो देखा जाएगा ना, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या हमारा हो जाएगा? बच्चों से जो हम काम करवाएंगे, बच्चों से हस्तप्रक गतिविधियां जो करवाएंगे, बच्चा जो अपने से एक्टिविटी करेगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, उससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। थोड़ा सा हम दोस्तों जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए हमारा क्या है। 8वां क्वेश्चन देखा जाए कि कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। अच्छे बताइए, संगीत आप बजा रहे हैं तो किसकी भैया बुद्धि ज़्यादा होगी आपके दिमाग में? अरे संगीत की बुद्धि ज़्यादा होगी ना भैया, तो संगीत हमारा आंसर हो जाएगा। मज़ा आ गया ना? चलो बहुत सही, शानदार, बहुत बढ़िया। आगे भैया देखो, ये देखिए हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक पक्षपाती है, जेंडर पक्षपाती। आप लोग पढ़े होंगे, जेंडर बाइस्ड है। ठीक है, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लड़के लड़कियों से जो है गणित में तेज होते नहीं। अगर बराबर मौका सबको मिले जाएगा तो सभी लगभग बराबर होते हैं। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। तो भैया किसके अनुरूप बदलना चाहिए? बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, या व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, या परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, या बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना चाहिए?
तो भैया बताइए क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। यहाँ पर व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदल देंगे तो बच्चा सीखने में क्या हो जाएगा, हमारा आसानी से सीख जाएगा। समावेशी शिक्षा मतलब क्या होगा, मतलब आपके स्कूल में एक बच्चा आया जिसको मतलब जिसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसे चीज़ें लाएंगे, सुनने वाली सामग्री ले आएंगे जिससे कि बच्चा जो है सीख ले जाए। तो व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन लाएंगे तो बच्चे के अनुरूप चेंजमेंट लाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। क्लियर हो गया ना भैया। चलो भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, समाज में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ठीक, क्या भूमिका है, मतलब इसका मतलब कहा गया है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद कर सकते हैं, लेकिन इसमें शिक्षक क्या करेगा। इसमें शिक्षक हमारा क्या होता है, एनसीईएफ 2005 पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा गया शिक्षक हमारा क्या है, फैसिलिटेटर है, मतलब सुविधादाता है, जो कहते हैं सुगम करता। देखिए उसका बदल दिया गया है, यहाँ सुविधादाता अगर रहेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, लेकिन सुगम करता समझ में आएगा, तो भी यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भैया, चलो आगे 12वां नंबर क्वेश्चन देखो गया है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। अब प्रतिभाशाली बच्चों को कौन सा विशेषता नहीं, देखिए उच्च श्रेणी की मानसिक क्रियाएं बिल्कुल उनके पास रहती है, उच्च आत्म क्षमता रहती है। ठीक, और चौथा देख लेते हैं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं नहीं रहती। और देखिए यहाँ दिया क्या नहीं है, ध्यान देना, पढ़ना है, नहीं को बहुत ध्यान देना है, तो हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गलत है उसी को बताना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा ना भैया। चलो आगे देख लेते हैं, हमारे कोहलबर्ग महोदय आ गए हैं चाचा। चलो आगे देख लिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। कोहलबर्ग जो है 3 स्तर दिए थे, पहले इनके बारे में समझ लो, इनके बारे में इतना, कौन, एक पूर्व परंपरागत स्तर था, एक परंपरागत स्तर था, एक उत्तर परंपरागत स्तर था। इसके बारे में डिटेल आप जाएंगे इसी चैनल पर, आपको भी वीडियो एक पड़ी होगी दोस्तों कोहलबर्ग के बारे में, 5-10 मिनट की वीडियो होगी छोटी सी, आप लोग देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बारे में है, तो अब देखा जाए कि इनका जो पूर्व परंपरागत स्तर में है 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, कौन कौन हमारा, एक हमारा होता है अंतर्निहित, जिसको कहते हैं पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, या अंतर्निहित संभावित दंड, और दूसरा हमारा होता है टिट फॉर टैट, मतलब जैसा को तैसा। ठीक है, इस प्रकार की हमारी होती है, तो हमारे इसका पहला वाला सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, फिर कभी कोहलबर्ग वाले में गलती नहीं होगा। और सीटेट में भैया कोहलबर्ग से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या चाहिए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, या निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए, या याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए। अब लिखा गया है व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में। अब व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में क्या है हमारा, अगर देखा जाए तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय कहते हैं कि हर एक व्यक्ति क्या होता है, हर एक व्यक्ति का जो सीखने की क्षमता होती है अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, इसके अनुसार देखा जाएगा तो हमारा पहला वाला देखिए। ठीक है भैया, सीखने की क्षमता अगर अलग हो जाए, मान लीजिए हम अलग से सीख रहे हैं, हमारा सीखने का तरीका अलग है, आपका सीखने का तरीका अलग है, सबका सीखने का तरीका अलग हो जाएगा। तो अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विविध प्रकार के अधिगम की परिस्थितियों का उपलब्ध कराना, मतलब कई प्रकार के अधिगम मतलब सीखने के तरीके को बताएंगे जिससे हमारा बच्चे सीख ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो भैया, क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना है, बहुत अच्छा भैया, ऐसे पढ़ते रहो। ठीक है, चलो देखा गया निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इहो देखते रहना बाबू, इहो का लिखा है नहीं है। ठीक है, अब देखो, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, करते हैं। दूसरे, सभी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतरः क्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी सही लग रहा है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं,
तो अब बताइए इसमें से कौन आपको गलत लग रहा है? जब 3 टू सही हो गया तो चौथा गलत हो जाएगा, नहीं होगा? अरे यार, जब 3 टू गलत हो गया, सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी तो गलत हो जाएगा। और जो गलत हो जाएगा उसी को बताना सही, तो हमारा यही सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक, विकास के साथ अधिगम आगे नहीं, अधिगम को आपको सिखाना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, लेकिन आप जितना सिखाएंगे उतना बच्चा सीखता जाएगा। तो ये आगे बढ़ता है कब? सिखाने पर। ठीक है, चलो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, करना चाहिए, सही बात है। चलो आगे देख लेते हैं। दूसरा, आकलन शिक्षण में अंतर्निहित प्रक्रिया है, सही है। आगे देख लो। तीसरा, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। अच्छा, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। क्या बात बताएं भैया, क्या ये सही है? किसमें कौन सा चीज़ आपको सही लग रहा है? सही हमको तो यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, कि आकलन जो हमारा है वो शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। आकलन मतलब क्या होता है कि हम बच्चों को कितना सिखाए हैं और बच्चा हमारा कितना सीखा है, अभी बच्चों को कितना हमको और सिखाना है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चे का आकलन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी, अभिसारी, संवेगिक, अहमवादी। ठीक है, संवेगिक अहमवादी जानते हैं आप लोग, जहाँ संवेग होता है, जहाँ अहंकार हो जाता है, ठीक, इगोइस्टिक हो जाता है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन यही होती सब जगह, हमको भी होती थी कन्फ्यूजन भैया, अपसारी और अभिसारी। तो पामीस क्या होता है? पामीस होता है आपका प्रसार, जहाँ पर प्रसार होगा आपके सोच का वो हो जाएगा आपका अपसारी। तो प्रसार हो रहा है तो सृजनात्मकता में आपके सोच बढ़ता है ना। डाइवर्जेंट, हिंदी वालों की बात नहीं, इंग्लिश वालों की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंग्लिश में आराम से समझ लेते हैं डाइवर्जेंट, कोई बात नहीं, हिंदी वालों की बात। जहाँ आपको पा मिलेगा ना, देखो ट्रिक बता रहे हैं, पा मिलेगा और पा से हो जाएगा प्रसार। प्रसार मीन्स जहाँ हमारे सोच का, जहाँ हमारे थिंकिंग का प्रसार हो रहा है, चिंतन का, तो वो हमारा हो जाएगा सृजनात्मकता। अब देखो अपसारी चिंतन में हमेशा क्या होगा? अपसारी चिंतन में हमारा क्या हो जाएगा? मतलब हम किसी एक चीज़ को कई तरीके से सोचेंगे, वही हमारा हो जाएगा सृजनात्मकता से संबंधित हमारा कौन सा हो जाएगा? अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन का मतलब होता है छोटी सोच, मतलब एक प्रकार से, मतलब कोई चीज़, मतलब सबको मिला करके एक चीज़ सोच लेना। ठीक है, तो समझ में आए? अपसारी आप लोग कभी भी देखिएगा पा से मिला लीजिएगा, प्रसार याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो भैया, लिखा है 18 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? वाइगोत्स्की जानते हैं कि वाइगोत्स्की के बारे में पता है ना आपको, कि वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चा हमारा रहता है वो कहाँ पर? समाज में, समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो देख लो क्या है, पहला हम बता ही दिए आंसर बता दिए तो कर ले जाएंगे ना। लिखा गया है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। भैया पहले में सही हो गया तो कहाँ आगे जाओगे? आगे पढ़ लेना आपने से। तो पहले बता चुके कि वाइगोत्स्की के बारे में कहीं आएगा, तो वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चा हमारा समाज में, समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, बच्चे क्या हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जो ये जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। यह निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं ज्यों कहते हो प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो भैया बच्चे हमारा इसमें सबसे बेस्ट आंसर मिल जाएगा कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं। जानते हैं बच्चे जिज्ञासु वो भी करते हैं, छोटा बच्चा पूछता रहता है मम्मी क्या पापा, ये सब कुछ पूछते रहते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे हमारा देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा गया है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो कौन सा कथन सत्य है त्रुटियों के बारे में। ठीक है, दिया गया है। अब त्रुटियों के बारे में क्या है, देखिए पहला देखिए, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। दूसरा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तीसरा देखिए, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। या चौथा देखिए, बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और फिर उन पर अधिक ध्यान ना दें।
भैया थॉर्नडाइक का एक तो सिद्धांत था, पढ़े थे आप लोग ने, क्या नाम था उसका? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मतलब कि कोई काम करेंगे, उसमें आप गलती करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर गलती करेंगे, मतलब धीरे धीरे गलती कम होती होते 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 एक समय आएगा गलती का होना ही बंद हो जाएगा। तो बच्चे गलती करेंगे, धीरे धीरे करके गलतियाँ सुधर जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। क्यों? पढ़े थे आप लोग थॉर्नडाइक के बारे में, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़े हैं ना? चलो भैया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। लिखा गया है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। अच्छा, कोई बात नहीं, इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए? मतलब शिक्षक को सोच रहा है कि जैसे नहीं होता, कुछ लड़के होते हैं ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर मतलब जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो क्लास में अगर अपने को थोड़ा सा ना सम्मानित नहीं फील करते हैं, सबसे छोटा समझते हैं, तो उनके बारे में शिक्षक क्या एडवाइस देगा, वही आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी समझ लो। आगे देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। बिल्कुल गलत है भैया। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। ये कहा, तिरस्कार किसी को नहीं करना, समावेशी शिक्षण तिरस्कार नहीं करना है। ठीक, आगे देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छे से अंग्रेजी का अंग्रेजी नहीं बोलना भैया, जो वंचित से वो अंग्रेजी कहाँ सीखेगा? बचा हमारा चौथा, क्या हो जाएगा कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में उन्हें विविध मतों को प्रोत्साहित करने के लिए कहें। ठीक है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में मित्र के साथ पढ़ना चाहता है। उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। समझ रहे हैं? सुरेश बेचारा वो अकेले पढ़ता है और मदन जो है सबको पूरा एकदम समूह बना करके विचार गोष्ठी करता है। तो भैया दोनों में क्या अंतर है बताइए? अरे दोनों में क्या अंतर होगा? दोनों के अधिगम शैली में अंतर होगा, लर्निंग स्टाइल मतलब पढ़ने के तरीके में अंतर होगा ना। बोलते हैं वो अकेले है, अपना अकेला जाके पढ़ रहा है, ये सबके साथ पूरा एकदम मंडली बना के पढ़ रहा है। तो हमारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? चलो, लिखा गया 23 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। कोई बात नहीं है, जानते हैं हमारा भारत है तो बहुत सी डाइवर्सिटी यहाँ मिलती है भाषा वाली। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। मतलब बहुभाषिक बारे में आपका कौन सा कथन सबसे सही है? देख लो भैया, 4 विकल्प दिया है, बहुत बड़ा लग रहा है, छोटे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये हाँ दिख गया। चलो, क्वेश्चन नहीं दिखा, ऑप्शन दिख गया। लिखा गया, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। ये हमारा नहीं करते हैं, ऐसा बात हम तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों का प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई गई हो। ये कौन सी बात होती है? ठीक है, उनको सिखाना, आप सीखने आए हैं, ऐसी थोड़ी ना बात है कि उनको एकदम तानाशाही चलेगी, नहीं चलेगी, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला, कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, कि बेटा हाँ सब में सीख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी भाषा कोई और है, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? डीमोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, चलो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण मीन्स होता है इसका नर्चर, और से मतलब होता है दोस्तों इसका अंग्रेजी मिलाएंगे ना तो बड़ा मस्त समझ में आता है ना, नेचर आर नर्चर। नर्चर का मतलब आपका होता है ना हेरिडिटी जानते हैं, और नेचर का मतलब होता है पर्यावरण। तो अंग्रेजी अगर मिलाएंगे ना तो बड़ा मस्त समझ में आ जाता है, लेकिन हिंदी आपको बताना है तो हिंदी में हो जाएगा आपका जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैविकी विशिष्टताएं हमारा क्या हो जाएगा? ये नेचर वाला हो जाएगा। नेचर मतलब क्या हो जाएगा? हमारा बायोलॉजिकल और जो भी चीज़ें होती हैं, और वंशानुक्रम जो हमारे हेरिडिटी होती हैं। तो प्रकृति पोषण है, प्रकृति में मतलब हो जाएगा, प्रकृति मतलब जो हमारा होता है नेचर में पाया जाता है, पोषण मतलब जो हमारा कहाँ वंश से मिलता है, मतलब हेरिडिटी से मिलता है, वो हमारा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? जनसंचार जानते हैं ना, मीडिया जिसे कहते हैं ना,
मास मीडिया, मीडिया जो फ़ोन, मोबाइल, टेलीफोन, जो व्हाट्सएप, फेसबुक चलाते हैं सब लोग, वही बात हो रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और क्रय विक्रय का अच्छा माध्यम है। यार हमको सिखाना है, पढ़ाना, उससे उससे क्या मतलब है। ठीक है, हमारा गलत हो जाएगा तुरंत, पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है, और सबके द्वारा भी किया जा सकता है। आगे देखिए हमको जनसंचार के माध्यम से, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा ऑप्शन, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे जनसंचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। ये भैया नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब इस समय जनसंचार जानते हैं ना, मोबाइल, टेलीफोन सब इस समय क्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जो बच्चे हमारा सीखेंगे, इससे ज़्यादा सीखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं भैया, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ठीक है, देखिए, बच्चे केवल एक कक्षा में सीखते हैं, या बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है, अब बताइए इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आंसर हम थोड़ा गलती कर दिए हैं क्वेश्चन पढ़ने में। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला हम खुद पढ़ने में गलती कर दिए। देखिए क्या, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, और सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस ढूंढना, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि बच्चे परिवार में भी सीखते हैं, वातावरण में भी सीखते हैं, पास पड़ोस में भी सीखते हैं, विद्यालय में भी सीखते हैं, कहीं भी जाएंगे जहाँ जाएँ तहाँ सीखते हैं। लेकिन यहाँ का बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चलो भैया आगे हमारा बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। अच्छा, शिक्षार्थियों को मोटिवेट करना है आपको, प्राइमरी टीचर में अगर मास्टर हैं तो किस प्रकार से करेंगे भैया, बताओ, आंसर दो। ठीक है, लिखा गया पहला ऑप्शन कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, कंपटीशन कर दो एक दूसरे में। दूसरा देखिए, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है। तीसरा देखिए कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने का उद्यम सहायता करना चाहिए। यह हमारा पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ठीक है, तो भैया अगर इसका देखा जाए ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ये होता है भैया, ठीक है, कि आपको बच्चों को रुचियों के अनुसार उनको उनका लक्ष्य निर्धारित करवाइए और उनके लक्ष्य को पाने में आपको उनकी क्या करना है, सहायता करना। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो। आगे हमारा देखो क्या लिखा गया है भैया, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो समाजीकरण कारक कंप्यूटर, ये क्या हो जाएगा, ये तीनों का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिवार हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर दिख रहा है आपको, फ्री में नंबर मिल रहा है। आगे देखिए हमारा क्या है कि 29 नंबर, बच्चों के समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ठीक, बच्चों को समूह में कार्य देना, ठीक, समूह में जानते हैं मतलब कई बच्चों को मिलाकर एक समूह बना दें और वहाँ पर कार्य दें, तो उसको प्रभावी तरीका होता है, क्या होता है। इससे देखिए कि इससे शिक्षक का काम आसान हो जाता है। क्या कि जैसे आप टीचर हो गए तो आप कई बच्चों को मिला करके दे दिए, वो करने के लिए आप एक वर्क करो, तो क्या इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ये तो हमारा कुछ सेट नहीं खा रहा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। दूसरा देखिए कि छोटे समूहों में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, बिल्कुल गलत। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हमारा किसका सिद्धांत है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, कि बच्चे जो है समाज में क्रिया करके एक दूसरे से सीखते हैं, परस्पर सहायता करके। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 4th भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो लास्ट क्वेश्चन बन लेते हैं भैया।
लिखा गया है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। औसत बुद्धि वाला समझ रहे हैं, जिसकी बुद्धि कितनी होती है 90 से 110 के बीच में होती है ना, यही होती है ना। हाँ, इसका मतलब लड़का ठीक ठाक दिमागदार वाला, ये नहीं कि लड़का कमजोर। ध्यान देना है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, बच्चा है, वो ठीक ठाक है, सब कुछ, मेंटल प्रॉब्लम उसको नहीं है, तो उसको किस बात की दिक्कत हो सकती है? उसको पठन अक्षमता, जिसको कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब ये होता है बच्चा WAS को SAW पढ़ जाएगा। ठीक है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखिए ये लिखते हैं B और B को कहीं लिखते हैं D, कहीं D को B को D, यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, जहाँ ऐसा कन्फ्यूजन होगी तो वो हमारे क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। ये कोई बीमारी नहीं होती, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। चलो, ये हमारा एक का काम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं भैया, अब एक का हमारा सोहा हो गया ना, तो दूसरा हमारा पार्ट शुरू हो गया गणित। ठीक है, अब कुछ लोगों को गणित से आती है, गणित देखने के बाद आता है बुखार। भैया गणित में आपको बुखार आने की जरूरत नहीं है, बस गणित ने आपको इतना डरने की जरूरत नहीं, कभी इतना मत डरिएगा गणित में कितना डर के भाग जाओ, गणित को छोड़ दो। हाँ, क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक भी नहीं करेंगे क्वेश्चन। पहली बात तो गणित से डरना नहीं है। ठीक है, अगर आप डर गए तो भैया डरने मतलब जो क्वेश्चन नहीं किए तो फिर कहाँ आपने सही किया। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है कि गणित का हमारा 30 क्वेश्चन है दोस्तों। 30 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन को देखना है 30 में से कितने आ रहे हैं, और 30 में से तो 15 पैडागोजी होता है। अब पैडागोजी में से भैया 15 क्वेश्चन पैडागोजी होता है ना, 15 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे। ठीक, और इधर 15 में से 7-8 कर ले जाएंगे, तो भैया अब क्या चाहिए? मैथ नहीं आ रहा, इतना कर ले जाए तो और क्या चाहिए। अब देखो कैसे करते हैं भैया, भागना मत। अगर आपको बोर हो गया है यहाँ से पढ़ते पढ़ते ना, कहीं बोर हो जाएगा तो रुक के थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ी देर बाद इसको देखना, लेकिन इस वीडियो को इसको मैथ को पूरा देख लेना। मैथ में नंबर उठता है, अभी देखिए कैसे नंबर कैसे नहीं उठेगा नंबर। देखिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। कोई बात नहीं है, इतना समझ में आया आपको। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। अब देखो क्वेश्चन समझो यहाँ से कि 2/3 लड़के हैं। 2/3 मतलब 2/3 लड़के हैं। ठीक है, कोई समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? लड़कों की देखो 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। आप 660 का पहले 2/3 निकाल लो। ठीक है, 660 का 2/3 निकाल लो, तो 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 220, और 220 में तुम गुणा करोगे 4 से तो आ जाएगा हमारा 440। ठीक है, अब 440 यहाँ तक हो गया। लिखा गया है लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। अब 3/4 निकाल लो। ठीक है, 4 से भाग दे दो तो हमारा कितना टोटल 440 बच्चे आए हैं। 440 याद रखना। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे तो 1 शून्य आ जाएगा, और 330 बच्चे आपके हो जाएंगे खिलाड़ी। कितने हो जाएंगे? 660 लड़के थे जिसमें से 330 बॉयज हो गए खिलाड़ी। कोई बात नहीं है, इतना समझ आया ना। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। अच्छा ये बताओ भैया कि एक कक्षा में 2/3 अगर लड़के हो गए, ठीक है, तो कितना लड़कियां हो जाएंगी? 1/3 लड़कियां हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। इन दोनों को जोड़ने पर अगर एक वैल्यू हमारा आती है ना, तो भैया 3 में से 2 लड़के हो गए, तो 3 में से 1 लड़की हो गई। यही होगा ना, मतलब 3 में से 2 लड़के, 3 में से 1 लड़की, तो 1/3 हो गई लड़कियां, तो लड़कियों का 1/3 निकाल लो। ठीक है, तो 660 गुणे 1/3 काट देंगे, कितना हो जाएगा आपका? आ जाएगा 220। अगर यूँ नहीं समझ में आया ना, तो एक निकाले थे आप, लड़कियों की संख्या कितने निकाले थे? 440 निकाले थे। अच्छा बताओ 440 अगर लड़के हो जाएंगे तो लड़कियां कितना बचेंगी भैया? 220 है ना बचेंगी। अरे 660 है, 440 में से 660 में से 440 घटाओगे 220 लड़कियां आ जाएंगी ना, आ जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया? चलो, कई लड़की आई? 220। अभी हमें निकाल के बैठे हैं 330 हमारे लड़के हैं खिलाड़ी। ठीक, निकाले हैं ना। आगे दिया गया है और लड़कियों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। लड़कियां हमारी थी 220 का 3/4 खिलाड़ी है।
4 से काट देंगे, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 आता काटने ने। अब पूरा कर दीजिए भैया, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 165 हमारा इधर आ गया और 330 जोड़ लोगे तो 4 9 5। ठीक, कहीं 4 9 5 आपको दिया है, देखिए कहीं देखिए दोस्तों आपको 4 9 5 दिया है या नहीं दिया है। दोस्तों ये देखिए आपका मल्टीप्लाई करने में हो गया है गलती। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या का 1/4 उल्टा हो गया दोस्तों। अब देखिए 330 लड़के थे, ठीक है, और लड़कियों की संख्या 220 थी का 1/4, तभी हम बोल रहे हैं गलत कहाँ हो रहा है। तो हमारा हो जाएगा 55, ठीक है, क्योंकि 55 आएगा ना, 4 से काट देंगे 1/4। अब 55 में जोड़ेंगे 330 को, तो हमारा दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए जोड़िए, ऐसे लिख लिया करिए। अगर आपको जोड़ने नहीं आता है ना, कुछ लोगों को नहीं आता है, हम भी भाई BTC वाले हैं, BTC हम भी कर चुके हैं, जानते हैं, ठीक है। 5 8 3 385, ठीक है, 385 हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो एक एक काम करके आराम आराम से निकालो, लेकिन आंसर आएगा। और एक काम करना है, मैथ को ना सबसे बाद में आपको हल करना है। मैथ को कब हल करना, पूरा पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद मैथ को हल करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आगे लिखा गया है, रेनू 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगवाना चाहती है। कोई बात नहीं है। टाइलों की निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। अब जानते हो भाई, ऐसा अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें जानते हैं क्या करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको निकाल लेना है दोनों का, देखिए लिखा गया ये, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात तो है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका देखो, सबसे आसान बता रहे हैं, क्या करो आप 9 इंटू 9 को आप लोग कर दीजिए सेंटीमीटर में, ठीक है। देखो 9 को सेंटीमीटर में कर दिए, 900 गुणे 700, ठीक है। अब चाहे इनसे भाग देंगे, अच्छा ये बताइए, इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए, जिससे आपकी पूरी संख्या कट जाएगी, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम अगर आपको बता दें तो ऐसे हमारा आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, चौथा वाला। कैसे, अरे यार 35 है तो 70 कटेगा ना, और 45 से 90 कटेगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ से तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन अगर और तरीका आप लगाना चाहते हैं तो और तरीके के लिए क्या हो जाएगा कि भैया इनका निकालना पड़ेगा क्या आपको, LCM, ठीक है। LCM निकालना हो जाएगा आपका लंबा। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि भैया इन दोनों का कर दीजिए गुणा, और इन चारों में से चेक कर लीजिए कि इसका डिवीजन आपका हो रहा है, आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आगे बताएंगे लंबा तो आपको कन्फ्यूज आएगा, समझ में नहीं आएगा। कर लेंगे ना, अगर नहीं आएगा तो आप लोग हमको क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमको इस नंबर पर भेजिए। अगर आपको वो वाली ट्रिक जाननी है, ठीक है, इसका इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको पर्सनली बता देंगे कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलो आगे देख लेते हैं। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, 33 नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्न में से कितने मिनटों की संख्या के बराबर है। अब पहले 6 घंटा में सेकंड की संख्या निकालो। तो 6 घंटा में 1 घंटा में कितना, 6 घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक। 36 छक्का 216, तो हमारा हो जाएगा 21600। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर गुणा करने पर। अब इनको आपको चेंज करना है, तो 10 दिन है, 10 दिन को आप चेंज करिए 24 घंटा, ठीक। 24 घंटा में फिर गुणा करेंगे 60 से, फिर गुणा करेंगे 60 से, तो भैया पहली बात तो देखो 3 0 तो ऐसे आ जा रहा आपका, ठीक है। दोस्तों 1 60 से गुणा करना पड़ेगा, 2 60 से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 10 दिन हो गया, एक दिन में 24 घंटा, 24 और 1 घंटा में आपका 60 मिनट। अब गुणा करिए, देखिए आ रहा है आपका 6 चौके 24 और 6 दूना 12। ये आपका गुणा करने पर कभी नहीं आएगा, ये 216 कभी आएगा ही नहीं। क्या आ जाएगा, गुणा करके देखिए आप, नहीं आएगा। अब इसको हम देख लेते हैं, इसका हम देख लेते हैं कितना इसमें गुणा करेंगे हम 24 से, और गुणे 60 गुणे हमारा कितना हो जाएगा, बस 60 हो जाएगा। अब देखिए 12 6 72, चाहे कर दीजिए 12 गुणे 24 कर दीजिए, और 24 से गुणा कर दीजिए 6 में। तो हम गुणा करते हैं 12 गुणे 24, तो 12 चौके 48, और 12 दूनी 24, 24 4 28, और गुणे 60। अब बताइए कितना आंसर आ जाएगा।
अगर गुणा करेंगे तो हमारा 216 आएगा आंसर। अब देखिए 216 नहीं आएगा इसका आंसर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 288 गुणे 6 और आपका ऐसे आ रहा है, गुणा करेंगे तो बड़ा लंबा आ जाएगा, क्योंकि 288 आ रहा है, यहाँ 216 आ रहा है, तो नहीं आएगा। अब एक हमारा बच्चा लास्ट में ये 15 वाला देख लेते हैं। 15 दिन है, 24 है और गुणे 60, ठीक है। 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 30 6 36 है, 36 में 60 से कर देंगे गुणा तो 6 अब अरे यार देखो कितना लिखा था, 360 आया था और गुणे 60 इतना आया था ना। अब गुणा कर दोगे तो आपका 6 6 36, 6 3 18 3 21, आपका 216 आ गया, इतना आंसर आ गया। तो मतलब कितना आ जाएगा, 15 दिन। आपको मिनट घंटा आता है तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और ये क्वेश्चन ये हमेशा हर बार पूछा, ऐसे क्वेश्चन आता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है। 4 घनाभाकार बक्सों की बीमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं। लंबाई एक तरफ देखिए दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। पहला का लंबाई दिया है 20, चौड़ाई दिया है 25, ऊंचाई दिया है 15। दूसरे का लंबाई 23, चौड़ाई 20, ऊंचाई 15। और तीसरे का हमारा देखिए लंबाई 20, चौड़ाई 22, ऊंचाई 15। और तीसरे का देखिए, चौथे का दोस्तों लंबाई 24, चौड़ाई 20, ऊंचाई 15। कोई बात नहीं है। आगे देखो लिखा गया है कि लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या निकालना है भैया, आपको ना एक काम करना है, इनका तीनों का, इनका चारों का, इनका तीनों का, इनका तीनों का, तीनों का करेंगे आप लोग, निकालेंगे गुणा करके निकालेंगे आयतन, क्योंकि हमारा घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो पहले का गुणा कर दीजिए, आपको अगर करेंगे तो 25 दूना 50 और 18 बचे 90, ऐसा गुणा करिए और लिए आपका आ जाएगा 9,000 आएगा। और 20 दूना 40 और 24 23 चौका 92, हमारा आता है 9200। गुणा करने आता है ना, नहीं आता है, नहीं आता तो टेबल वोबल याद कर लो। आगे देखिए 21, चाहे 21 का गुणा करिए, 20 का गुणा करिए आपका 21 में 21 दूना 42 और 42 में 22 से जब गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9,240, ठीक। और इसके बाद आप कर दीजिए गुणा इसका 24 दूना 48 और 48 में 19 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा आपका 9120, ठीक। अब इतना आ गया। अब देखिए इसमें दिया गया है कि लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए किन बक्सों का प्रयोग होगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिया गया दोस्तों, उस ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन का सहारा नहीं लेना है भैया तो हैया देखा हाई दूर बीच वाला देखिए, देख रहे हैं ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ा भैया, यहाँ देखिए क्या लिखा गया, 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9 9 18। तो मतलब दूसरे और तीसरे को जोड़ देंगे तो आपका काम जाएगा बन गया है। देखिए ये इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, आपका काम बन जा रहा है। तो बी और सी को जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। ऐसे नहीं आएगा ना, ऐसे निकालने के बाद नहीं आएगा ना, तो क्या करोगे भैया आप लोग, यहाँ देखो ऑप्शन दिया है विकल्प, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा नहीं हो पा रहा है, इस विकल्प में देख लेना कि किससा हो रहा है। तो विकल्प हमारा तीसरा वाला सही आंसर होगा, ठीक है। समझ गए ना, एक चीज क्लियर होना चाहिए, पॉइंट बस हो गया, समझ में आना चाहिए दोस्तों, चाहे जैसे लगना चाहिए, ठीक है। चलो भैया आगे लिखा गया है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है, ठीक है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। कुछ लोग ना क्वेश्चनवा पढ़ने के बाद ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। अरे यार कन्फ्यूज मत हुआ करो भैया, देखो थोड़ा धैर्य रखो, धीरज जिसको कहते हैं, ठीक है। धीरज रखना क्या है कि पहले एक एक लाइन पढ़ो। देखो ये लिखा गया, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दुगुना है। अब देखो एक वर्ग है, उसका परिमाप कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा अगर ए हो जाएगी तो परिमाप 4a बराबर 80 सेंटीमीटर, ए बराबर आपका आ जाए कितना, 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो समझ में आया कि नहीं आया। अरे क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दुगुना है। अब वर्ग का भुजा आ गया आपका कितना, 20 सेंटीमीटर। अब आयत की लंबाई इससे दुगुना है तो आयत की लंबाई को हम यल ले लेंगे तो आयत की लंबाई हमारी हो जाएगी 20 दूना
40। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ना। अब देखो दिया है आयत की लंबाई एल बराबर हमारा कितना आ गया 40, और भुजा वर्ग की कितना आ गया आपका 20। तो दे दिया गया है यदि आयत की चौड़ाई दे दिया गया, चौड़ाई भी बराबर 20 है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? अरे लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई एल का मान हमारा 40 है और बी का मान 20 है, और ए स्क्वायर भुजा घाते 2 हमारा होता है, तो भुजा घाते 2 मतलब 20 की घाते 2 या 20 गुणे 20 कर सकते हैं ना। ठीक है, तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 40 गुणे 20 800 हो जाएगा, माइनस 400 हो जाएगा। अब वो नहीं आएगा का, अब वो नहीं आएगा, अरे 400 आ जाएगा यार, अब तो आ जाना चाहिए ना। समझा कि नहीं आया? क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। कभी क्वेश्चन कठिन नहीं आता है, बस आप लोग गलती करते हो। चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे भैया देख लो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है भाव। देखो कि हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से 3.5 किलो सेब 57.60 प्रति किलो की दर से, अच्छा 1.5 किलो आम ₹75.4 प्रति किलोग्राम की दर से, और 750 ग्राम अंगूर, सॉरी दोस्तों, 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इतना सामान खरीदे, बड़ा लंबा सामान खरीदा। चलो, यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपया का एक नोट दिया, तो उससे विक्रेता कितना वापस करेगा? कई रुपया देगा भैया बताओ? कठिन क्वेश्चन है? नहीं कठिन नहीं है यार, पहले समझो। अब ध्यान से पहले इसको समझिए क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन जानते हो कठिन नहीं है, क्वेश्चन कठिन नहीं, क्वेश्चन है कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव मतलब है इसमें करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा। क्या कहा गया, पहले एक एक लाइन पढ़ पढ़ के भड़ा पटापट लगाते रहो। दिया गया है, देखो यहाँ से पढ़ो, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से, अब रुक जाओ पहले, 2.5 रुपया, एक केला का दाम कै रुपया 2.5 रुपया, और 1.5 दर्जन, एक दर्जन केला में कैठू होता है 12 ठू, और 1.5 में कैठू हो जाएगा हमारा 18, तो 18 से गुणा कर दोगे 2.5 में, 18 दूनी 36, और 36 9 45 रुपया आपका किसका हो गया, हो गया भैया केला का। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? और लिखा गया 3.5 किलोग्राम सेब खरीदा है 57.60 रुपये का, तो चाहे अब लिख लो 3.5 गुणे 57.60, ये लिख सकते हो। अगर इसको लिखने का तरीका ना हो तो ये यहाँ पर क्या लिख दो, 3.5 को लिख सकते हो तुम 7/2, 7 से गुणा करके 2 से भाग दे दो। भाई लिखने का तरीका आपका है, चाहे जैसे लिखो, लेकिन इसका आंसर इसका आ जाएगा 201 रुपया 60 पैसा जो है खर्चा किया उसने, क्या खरीद करके दोस्तों उसने खरीदा है 201 रुपया 6 पैसे के हिसाब से। थोड़ा कलर चेंज करते हैं तब मज़ा आता है। हाँ, अब चलो, कितना रुपया, 201 रुपया 60 पैसा को खरीद लिया क्या ये सेब, और ख़रीदा था कितना का, 45 का ख़रीदा था आपका केला। जोड़े हो ना अभी, दो जोड़ लिए हो, ठीक है। आगे दिया है 1.5 किलोग्राम आम, ये देखो लिखा है नीचे वाला, ये 1.5 किलोग्राम 75 रुपया, 1.5 मतलब हो जाएगा 3/2 गुणे 75.4, 1.5 जानते हो ना, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, मतलब 1 से 1/2, इसको चेंज करेंगे 3/2, आप 75.4 में 3 से गुणा करिए, 2 से भाग दीजिए, आसानी से आ जाएगा। अब जब इसको हल कर लेंगे ना तो आपका आ जाएगा 113 रुपया, ठीक, और आ जाएगा आपका 10 पैसा, इतना आ गया। 201 रुपया 60 पैसा, 45 रुपया, 113 रुपया 10 पैसा। अभी एक चीज़ और निकालना है, लिखा गया है नीचे कि अब इन दिनों को आप कापी में लिख लीजिए। अभी हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं। आगे देखिए लिखा गया 750 ग्राम अंगूर जो है आपका 120 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तो आपका कितना ग्राम है, 750 ग्राम अंगूर है, तो 750 ग्राम को आप भाग, चाहे किलोग्राम में जब बदलेंगे तो आप किससे भाग देंगे, 1000 से भाग दे दीजिए, ठीक है, और गुणे 120 निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, काटोगे तो आंसर आ जाएगा 90 रुपया,
ठीक है। अब देखो कितना कितना था, आप लोग कॉपी में लिखे होंगे तभी जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब था कि भैया वो 45 रुपये खरीदा था केला, ठीक। इसके बाद 216 रुपया 60 पैसा का खरीदा था सेब। इसके बाद 113 रुपया, ठीक, 10 पैसा का खरीदा था उसने आम। इसके बाद 90 रुपया खरीद लिया उसने क्या, अंगूर। सबको जोड़ लो, जितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे भैया, आपका आंसर आ जाएगा आंसर आ जाएगा, देखिए इसका, ठीक है, 449 रुपया 70 पैसा। और जब घटा देंगे आंसर इसमें से 50 रुपया में से, तो भैया आपका आ जाएगा 50 रुपया 30 पैसा। अगर कहीं लिखा गया होता आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट को कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे देख लीजिए, हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं तो, और एक बक्से का कुल मूल्य 518 रुपये हो, तो बक्से को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य क्या होगा। अब देखो क्या करेंगे, एक बक्सा हमारा, एक बक्से में किताब आ रही हैं 98, ठीक है, और एक बक्सा का मूल्य कितना है हमारा 518 रुपया है। तो हम क्या निकाल लें भैया कि इतने किताब हैं, इतने किताब भरने के लिए कितना बक्सा आएगा, ठीक। बक्सों की संख्या अगर मान लो बॉक्स की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल किताबों की संख्या, कुल किताबों की संख्या कितनी है 10,290 बटे हमारा कितना हो जाएगा, एक बक्से में किताबों की संख्या काट देंगे 98। अब जब इसको काट देंगे 10,290 को 98 से जब डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जब इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 105, ठीक, आंसर 105 आ जाएगा। अब देखो 105 बक्सा में इतना किताब आ जाएगा, मतलब 10,200 किताब जो है आएगा 105 बक्सा में। और एक बक्सा का दाम आपको दिया है, एक बक्सा का दाम दिया है 518 रुपया, एक बक्से का मूल्य दिया है 518 रुपया, ठीक है। अब कई रुपये से गुणा करना है, अरे यार 105 बक्सा आ रहा है उसे गुणा कर दो, अब इसे गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब गुणा करने आएगा तो भैया कर लोगे, अरे गुणा करने का तरीका आसानी होता है, ऐसे गुणा नहीं करना है इसका, इससे गुणा ऐसे करना है, इस 105 को तोड़ो 100 और प्लस 5 में, ठीक है। अब गुणा करने में आसानी होगा। और तरीका करना, छोटा करना तो 5 को 10/2 कर दो, आसानी से हो जाएगा। तो गुणा करने का भी ट्रिक आपको आना चाहिए भाई, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे गुणा कैसे करते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे 54,390 आंसर आ जाएगा भैया। आप चलो थोड़ा सा पेडागोजी पढ़ लेते हैं, बहुत हो गया। न्यूमेरिकल में आपका सर चक्रिया गया होगा, नहीं चक्रियाया हो तो भैया पढ़ते रहिए, अगर चक्रिया गया हो सर ने तो वीडियो को पॉज करिए, फिर जाइए टहल घूम के आइए, फिर आकर देखिए, मज़ा आ जाएगा फिर। चलो देखते हैं क्या है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। अच्छा, मतलब प्राइमरी लेवल पर लंबाई मापना है तो कौन कौन सा तरीका लगाएंगे आपका होगा। प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, भैया शुरुआती में आप स्टैंडर्ड अपनी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा का देख लेते हैं, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, लगता है सही हो सकता है। उसके आगे देख लेते हैं, अब देखो यहाँ पर जहाँ प्रमाणिक इकाई को आप पहले से विकसित नहीं कर सकते, पहले आपको उनको तुलना करना सिखाएंगे। तो देखिए हमारा 2 या 3 में सही होगा कौन सा, देखिए तीसरा क्या लिखा है, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, या उसके बाद परिमाणिक इकाई को विकसित करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कोई चीज़ है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बताएंगे इसकी लंबाई इतना है, इसकी लंबाई इतना है, थोड़ा छोटा बड़ा बताएंगे, किसी चीज़ को नापना, या मतलब मान लो दूरी में ये कौन बड़ा कौन छोटा ये बता देंगे। फिर बताएंगे आप इसको हाथ पैर से नापिए कितना लंबा चौड़ा है, फिर आप पटरी या स्केल से नपवाएंगे कितना लंबा चौड़ा है। तब अब नाप लिया उसने, 10 स्केल नापा, 10 स्केल का मतलब आपको बताएंगे कि 10 स्केल मतलब एक स्केल बराबर आपका हो जाएगा 1 मीटर। मान लो उसको फीते से नपवाए तो बोले 1 फीता बराबर 1 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट में सबसे लास्ट में उसको क्या बताएंगे, इकाई, कि हमने जो दूरी नापी वो 5 मीटर था, 10 मीटर था, या 5 फीट था, 10 फीट था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा इसका। आगे भैया देखो, आगे हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत बढ़िया, ऐसे भैया पढ़ते रहो, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। देखा गया चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। क्या दिया गया अधिगम उद्देश्य, लिखा गया विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता। कोई बात नहीं है कि मतलब विद्यार्थी 2 अंक दशमलव काम कर लेता है, जैसे मान लो 0.25 लिखा रहेगा, इसका जोड़ना घटाना गुणा भाग वो कर लेता, सीख लेता है, वह अधिगम उद्देश्य उल्लेखित करता है। क्या अधिगम उद्देश्य उल्लेखित करता है, पहला देखिए
विषयात्मक ध्येय या प्रक्रियात्मक ध्येय या सुव्यवस्थितता ध्येय या सामाजिक ध्येय। तो इसका मतलब हो जाएगा उसको व्यवस्था करने आता है, तो सुव्यवस्थितता ध्येय हो जाएगा हमारा। इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। अगर सिमिट्री आपको पढ़ाना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है दोस्तों डॉट पेपर। डॉट पेपर के माध्यम से बताएंगे, नहीं ऐसे डॉट पेपर होता है, ऐसे ऐसे करके पेपर होता है, ऐसे ऐसे करके पेपर होता है ना। तो ऐसे इसको सामने से देखेंगे तो भी दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो भी दिखेगा। तो सममित परावर्तन में डॉट पेपर, डॉट शीट जो होती है, बिंदु शीट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होती है। इससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। आगे देखो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, बहुत बढ़िया। 41 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कक्षा 5 के विषय में, कक्षा 5 के गणित के पीरियड में यह बात विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। अच्छा ये बताओ, अगर बोल देगा शून्य सबसे प्रभावशाली संख्या है, बच्चे को से क्या इससे डेवलप होगा। पहला देखिए, मित्रों को सहयोग देने में। भाई जीरो में क्या सहयोग मित्रों को देगा, मित्र जीरो दे देगा, लो भैया जीरो ले लो। देखो आगे देखिए दूसरा, विश्लेषण और संप्रेषण में, क्या विश्लेषण संप्रेषण में उसको मिलेगा फायदा। आगे देखिए, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, या चौथा ऑप्शन देख लीजिए, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। भैया कभी भी ना ऐसी संख्या, ऐसी जगह पर क्या होता है ना, हमारा डिस्कशन होता है, तो क्या हो जाएगा एनालिसिस एंड कम्युनिकेट में। ठीक है, हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। लिखा गया, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है और उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, भैया मैथ लगाने में कौनो कमी होगा ना, आंख बंद करके ऑप्शन का मारना, डिस्कैलकुलिया लेखन वाला डिस्ग्राफिया होता है, पढ़ने वाला डिसलेक्सिया होता है, एक हमारा होता है विजुअलिटी स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी। ये वाला नहीं पूछा जाता है, ये आपको चारों पता होना चाहिए। ठीक है, तीनों दोस्तों। चलो मल्टी 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व किसमें मदद करते हैं भैया। पहला देखिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, या मानसिक और मौखिक परिकलन की गति को बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, या मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भैया मूल गणितीय, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल पर समझा रहे हैं, तो मूल गणितीय संकल्पनाएं उनको समझ में आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिकल जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए, छोटा बड़ा आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका 43 का 4 सही हो जाएगा। आगे देखो ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। कोई दो संख्याएं लिखी जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान लिखिए। तो सबसे मस्त ये होता है ना कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे पहले वाले में कि 15 गुणे 3 का मान लिखिए। 15 गुणे 3 को कई प्रकार से, 3 गुणे 15 लिख सकते हैं, 15 गुणे 3, 3 गुणे 3 को 15 बार जोड़ दो, 15 को 3 बार जोड़ दो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों, कि 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करोगे, ये हमारा होगा। ठीक है, 15 को गुणा 3 से किस प्रकार करोगे, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, पहला आंसर हमने बता दिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। चलो भैया आगे देखते हैं, हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि कुछ विद्यार्थियों, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस समस्या का कारण है, मतलब 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ करना पड़ता है। जैसे मान लो आपको लिखा गया यहाँ 15 गुणे 15 धन 29, तो 9 5 14 और 2 1 3 ऐसे कर ले जाएंगे बच्चे। इसमें क्या गलती हुई बताइए। पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान के अंतर, या शून्य के महत्व की समझ का। अगर ये आपको समझ में आ गया हो ना, इसका आंसर तुरंत समझ में, अरे यही होता है पुनर्समूहीकरण से प्रक्रिया का अभाव। मतलब एक यहाँ से कैरी था ना, इधर वाला नहीं आ पाए तो वहाँ से गलती कर ले जाते हैं बच्चे। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, उसमें बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे
यथातथ्य अभ्यास किया जा सके वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा वह अवधारणा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर जो हमारा पुस्तक होना चाहिए वह अवधारणाओं के परिचय के संदर्भों को द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब जैसे जोड़ दिया है, जोड़ मतलब किसी से एकदम रिलेट करके दिया जाएगा तो बच्चे सीख लेंगे। घटाव दिया है तो ये सब सीख ले जाएंगे यहाँ से। 46 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन। हाँ, वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की बनावट दिखावट के अनुसार वर्णित वर्गीकृत दे सकते हैं। अच्छा, दे सकते हैं वे हैं, क्या है? स्तर 0 मानसिक चित्रण, या स्तर 1 मानसिक चित्रण, या स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, या स्तर 3 औपचारिक निगमन। अरे यार, इसमें क्या बच्चे सिर्फ चित्र ही दे रहे हैं ना, और कुछ तो कर नहीं रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा स्तर 0 मानसिक चित्रण। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख की क्षमता का विकास करना है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन देख लीजिए कि गणितीय, थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, नहीं आ पा रहा है, एक साथ नहीं हो पा रहा। हाँ, हो जा रहा है। चलिए, लिखा गया है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, या दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ बनाना, या बच्चों से कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, या गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। अब देखिए मतलब गणित की कक्षा में संप्रेषण का मतलब क्या हो जाएगा। अगर गणित की कक्षा में संप्रेषण का मतलब देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, अब थोड़ा हम फास्ट खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। लिखा गया है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव को संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह किस अवस्था में है? बताइए, किस अवस्था में है वह? ठीक है, तो वह हमारा हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था। क्या कर रहा है देखिए, भिन्न को, चारों संख्याओं की आधारभूत संक्रिया, मतलब सब कुछ कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं दोस्त 50 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? पहला देखिए ऑप्शन, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। ये क्या होता है? नहीं होता है। उच्चतर तैयारी के लिए, उच्चतर के लिए तैयार होना, नहीं होना। गणित के अमूर्त विचार पर जानना, ये हमारा सही हो सकता है। देखिए, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाओं की दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना, हमारा ये भी सही हो सकता है, ये भी। लेकिन जो बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का समझ महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना। तो अंक लिखना आपका है महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, बच्चे अंक लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, गणना करना सीखना, पंक्तिबद्ध करना सीखने में थोड़ा मेहनत लगती है। आगे देखिए, लिखा गया है कि अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? देखिए, नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, गुणनखंड हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्या आयतन निकलेगा? टाइल्स का आयतन थोड़ी निकाल सकते हो ना। अब कोई मान लो बक्सा होता या कुछ मतलब 3D वाला होता तो आयतन निकाल ले, तो आयतन हमारा नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे देखिए, हमारा क्या लिखा गया है, 10,000। ठीक है, लिखा गया है 10,000 और 10 100 और 10 इकाई, 10 दहाई बराबर हैं। अब लिख लो, पहले लिखो 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ऐसे 10 नहीं लिखते दोस्तों, लिख भी सकते हैं। 10 100, अब 10 100 मतलब हो जाएगा 10 और गुणे 100, यही होगा ना। 10 गुणे 100 मतलब 1,000। 1,000 मतलब कैसे लिखेंगे आप? 1 1 2 3 0। इसके बाद 10 दहाई, तो 10 गुणे 10 मतलब 100। जोड़ लो। ठीक है, कौन सा से हो जाएगा? अरे 00, उसके बाद 3 बार 1, हमारे यही ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना, ये सब आंसर तो आप लोग आराम से कर लेंगे। लिखा गया, हाँ ये क्वेश्चन देखो है दमदार। लिखा गया है 12,112 को 11 से और 13,233 को
13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग क्या है? भैया 12,000 जब 112 को, ठीक है, आप भाग देंगे 11 से, इसके बाद कुछ शेषफल आएगा, ठीक है। और इसके बाद जब 13,223 को भाग देंगे आप 13 से, तो कुछ शेषफल आएगा। दोनों को शेषफल का योग क्या है? इसको भाग देकर आप देखिएगा, इसका शेषफल आएगा 1 और इसका शेषफल आ जाएगा 2, और दोनों को 1 और 2 को जोड़ दीजिए, दोनों का शेषफल आ जाएगा 3। अगर नहीं आएगा दोस्तों तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर इस क्वेश्चन को नहीं आया, या तो आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, हम जो है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई हम अच्छे से पूरा डिटेल से हल करके आपको भेज देंगे, ठीक है। चलो आगे देख लीजिए, हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6,000। और 4 के अंकित मान, 4 का अंकित मान हमारा क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। में अंतर क्या है? अरे इतना अंतर क्या है भैया? 5,996। अरे घटा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा ना, घटा के देखना, 6,000 में से 4 घटाओगे तो 5,996 आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा भैया लिखा गया 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्व गुणज तथा सबसे बड़े सार्व गुणज का गुणनफल है। अब 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्व गुणज मतलब होता है इनका लासा ले लो, 30 और 36 और 42 का हम जब लासा लेंगे, तो अब इन तीनों का लासा लेना है ना, तो अगर तीनों का लासा लेंगे तो लासा निकालने आपको आता है, तो जब लासा निकाल लोगे आप लोग तो 1260 आ जाएगा। लासा निकाल लेंगे ना, ऐसे काट करके जो निकालते 2 से 3 से 4 से काटेंगे तो 1260 लासा आ जाएगा। और इन तीनों का जब मासा निकालोगे भाग विधि से तो मासा आ जाएगा 6, मासा 6 आएगा पक्का है। मासा निकालने आता है ना, चाहे तो कैसे कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, मासा निकालने हम बता देते हैं। देखिए कुछ लोग को नहीं आता, क्या करेंगे, वो सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे तभी भूल गए होंगे, बहुत तेज बोलता है, बहुत लोगों के पास दिमाग नहीं होता होता है दोस्तों लेकिन भूल जाते हैं। चलिए एक बार ले जाएंगे, 30 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 6 पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 उतर गया। अब यहाँ पर 30 लिखेंगे तो 6 पंचे 30, यहाँ पर 30 आ जाएगा, कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 6। इसका तीनों का हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है, तीनों का 6 आ जाएगा। लिखा गया है 1260। अब निकाले थे हम लासा, 1260 निकाले थे लासा और 6 निकाले हैं मासा, दोनों का गुणा कर देंगे, तो दोनों का गुणा कर देंगे, 12 छक 72 और 6 छक 36 और 72, 3 75 कहीं आपको मिल रहा होगा तो आंसर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7560 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, निकाल लीजिएगा। नहीं आएगा सेम तरीका जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताएं, आप हमको कमेंट करिए, पूरा आंसर आपको देंगे। आगे देखिए लिखा है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। अब 7 के गुणज कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी संख्या है जो 84 को काटती है? तो 7 काटेगी और 14 काटेगा, 21 काटेगा, 42 काटेगा और 84 काटेगा। अब इन सबको जोड़ना है, ठीक। अब इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 196, ठीक है। अब ये कैसे कटता कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए 7 से आप काटिए, पहले आपको चेक करना पड़ेगा, या तो आप लोग तोड़ लीजिए 84 को, ठीक है। इसका लंबा रूल होता है, डिविजिबिलिटी मेथड होता है, डिविजिबिलिटी मेथड से हम लोग चेक करते हैं कोई संख्या किससे कट रही है, ठीक है। तो 7 देखिए 7 से कट जाएगा, 14, 21, 42, 84, ऐसे आप नॉर्मली अगर जानते होंगे तो वैसे कर ले जाएंगे और सबको जोड़ देंगे तो 196 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। मतलब दिल्ली में बज रहा है 8:49, ये रात है, PM में क्या होता है रात में, उस समय सिडनी में 1 बज के हमारा हो रहा है 19 मिनट, 1 बज के हो रहा है 19 मिनट, कोई बात नहीं है। अब दिल्ली में समय अगर 11 बज के 11:19 होगा, 11:19 होगा, ठीक है, तो सिडनी में क्या समय होगा आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे होगा? अरे यार कुछ नहीं करना है, इससे मतलब मत लीजिए। इसमें देखिए 8 बज रहा है और 11 बजे सुबह का पूछा है, ठीक है। तो 8 बजे से लेकर के 8:49 से लेकर के यहाँ सुबह 11:49 तक आपको देखना कितना है, ठीक। अब देखो समझाते हैं, समझिए। अब पहले दिल्ली का निकाल लीजिए, अब सिडनी छोड़ दीजिए, भूल जाइए सिडनी। 8:49 ये सुबह शाम था, ठीक।
8:49 शाम से सुबह 8:49, ये आप सुबह AM, ठीक है। 8:49 शाम से सुबह 8:49 तक कितना घंटा हुआ भैया? 12 घंटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, 8:49 से 8 शाम से सुबह 8:49 से भैया 12 घंटा हो गया। अब देखो 9:49 अगर देखा जाए तो 13 घंटा, 10:49 देखा जाए तो 14 घंटा, ठीक है। तो ये 2 घंटा और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा टोटल? 14 घंटा, मतलब 14 घंटा हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? मतलब 10:49 तक 14 घंटा हो गया। 49 और 11:19, अब देखो 10:49 में कितना और जोड़ देंगे कि आपका हो जाएगा 11 बच जाएगा। तो 11 मिनट इसमें बचा है और 11:19 इधर, अब कितना बचा? 19 मिनट, ठीक है। और 11:19 को अगर आप जोड़ दीजिए तो 9 1 10, 2 1 3, आपका 30 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 14 घंटा 30 मिनट क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का गैप है। मतलब 8:49 से लेकर के 11 AM 11:19 तक, 8:49 से लेकर के 11:19 तक हमारा हो जाएगा 14 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब क्या करना है? इसी 14 घंटा 30 मिनट को इसमें जोड़ देना है AM में, ठीक है। जोड़ दीजिए आपको, तो क्या करना है? 11:19 में 14 आप जोड़ दिए 30, ठीक है। अब 49 कहीं आपको दिख रहा होगा ना? अरे पीछे 9 और 3 1 4, 49 आपको दिख रहा होगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। समझ में आया दोस्तों? तो ये ऑप्शन है आपका ये क्वेश्चन का। चलो आगे हम लोग करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि 125 किलोमीटर दर्शाता है। मतलब 0.5 बराबर आपका 125 है, 125 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 250। आधा बराबर 125, 1 बराबर 250। यदि दो नगरों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो उनके मानचित्र की दूरी क्या होगी? तो अब बताओ, 1 बराबर अगर आपका 250 है तो इनमें कितने से गुणा कर देंगे? आपका 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप 4 से गुणा कर देंगे, 4 से नहीं दोस्तों 8 से, ठीक, दोनों साइड 8 से गुणा कर देंगे तो आपको 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अरे यार 250 में 8 से गुणा करेंगे तो आपका 2000 आंसर आ जाएगा, करके देखो, ठीक। आपका 8 सेंटीमीटर यहाँ आंसर हो जाएगा। समझ में आए? चलो निकाल लोगे ना? नहीं आएगा तो भैया आपको हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, नंबर आपको हम बता ही दिए हैं। चलो दिया है हमारा 60वां लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? लिया गया 2009 मिलीलीटर, 2 लीटर 9 मिलीलीटर, सही लग रहा है यार। 25 का शतांश सही है, 0.57 बराबर बिल्कुल सही है। तो जब 3 ठो सही है तो चौथा हमारा ऑलरेडी गलत हो जाएगा। लिखा गया है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 30 तिहाई 9, 900 हमारा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखा 4.5 गुणे 0.2 मीटर आयत वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। गुणा करके निकाल लो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना? यहाँ गुणा करिए, देखिए इसको आप मीटर में चेंज कर, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 450 और यहाँ आ जाएगा कितना? 20। तो यहाँ कितना? इसका 900 आएगा तो इसका आ जाएगा आपका 9000। 9000 इसका देखिए 900 और 9000 में अंतर नहीं दिख रहा है, तो 900 9000 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन सा नहीं है दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो भैया ये हमारा मैथ का काम हो गया सोहा। और जितने लोग मैथ लगाते लगाते बोर हो गए हो ना, मैथ में कंफ्यूज हो गए हों, तो वीडियो को थोड़ी से 10 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए, जाइए घूमिए टहलिए, इसके बाद आइए वीडियो देखिए। पर्यावरण है, आराम से हवा लगते लगते निकल जाए क्वेश्चन एकदम हल्के में। चलो तो पर्यावरण हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से 90 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न से पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए, ठीक है। देखिए क्या है, पहला वाला ऑप्शन, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों को उत्सुकता जगाते हैं, सॉरी दोस्तों, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं या प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो पहले हमारा देखिए आंसर है गलत हो जाएगा,
ठीक है, क्या दिया गया, शिक्षार्थियों में चिंतन सीमित किया जा सकता, सीमित नहीं, कोई भी चीज़ आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं, लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए, पहला ऑप्शन देखिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करे, ठीक है। आगे देखिए सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों का समूह अलग अलग हो, ठीक है। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन क्या होगा जाएगा कि उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, या देखिए केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक समूह में बहुत से विद्यार्थी हों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें, मतलब कि सब लोग एक दूसरे से पार्टिसिपेट करके अगर करेंगे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्व तो आराम से कर ले जाएंगे। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। अब कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, देखिए यह प्राकृतिक, आंसर देखना गलती मत करना, यहाँ पर नहीं लिखा है, देखिए यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। हाँ सही बात है, करती है। आप जानते हैं ना, समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सबको मिला करके, प्राणिक तीनों को मिला करके आपको बनाया जाता है, सही है। आगे देखिए यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती, बिल्कुल सही है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, डाउट लग रहा है, देख लेते। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान, भैया अवधारणाओं पर व्याख्या नहीं, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो गलत है उसी को बताना है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीईएफ 2005 के निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करते, एनसीईएफ 2005 किसे नहीं प्रस्तावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अगर देख लोगे ना सीधा से नहीं, मतलब बच्चों को टेक्निकल चीज़ें नहीं सिखाना, अरे भैया बच्चा प्राइमरी लेवल पे है तो उसको टेक्निकल सिखा देंगे, समझ में आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। अब देखिए कौन किस किस से, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, ठीक है, क्या हो जाएगा, बच्चों को स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ। आगे देख लीजिए दूसरा, स्थानों के सापेक्ष दूरी, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, ठीक है। तीसरा देख लीजिए हमारा क्या है कि तीसरा है प्रतीकों और स्केल की पैमाने की समझ, ठीक है। या चौथा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है कि हमारा स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, भैया ये बताओ, वो छोटे से बच्चा है उसको ड्राइंग बनवाओगे आप, हाँ ड्राइंग बनाना सीखेगा नहीं सीखेगा, लेकिन उसको समझ आ जाए कोई चीज़, हाँ क्या होता है ये भी समझ हो जाएगा, लेकिन ये भी समझ, लेकिन ये आपका चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ABC हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, दिया है नहीं है, आपको आंसर देखना है चलो देखना है नहीं है तो देख लेते हैं आप आंसर। पहला देखिए ऑप्शन, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना हो सकता है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों को, और यही नहीं होगा, रट कर याद करवाना, यही नहीं होगा, ये गलत है, समझ आए भैया, ये वाला गलत हो जाएगा बाबू, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो यही हमारा जो गलत है उसी बताना आपको है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या हमारा है 67 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, यूँ नहीं दिया है। बच्चे को खोज करने के लिए पर्याप्त साधन मिले, ये करती है। बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों के करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत प्रश्न पूछें, तो इसका हमारा यही ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे कम गलतियाँ करें, यहाँ नहीं, ये निगेटिव सेंटेंस है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलो 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया।
उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। कौन कौन सा अवसर दिया देखो भैया। पहला, समूह में पत्तियों का संग्रह करना। दूसरा देखिए बी वाला, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। सी वाला देखिए, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। ठीक, अब इन तीनों को क्या करना है, इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए दिया है। ठीक है, अब देखो क्या क्या आंसर दिया है। क्वेश्चन समझ में आया ना। आप आंसर देखिए कि बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन का और सहयोग करना, या जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने की पहल। भैया नाम नहीं याद करवा सकते हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों द्वारा कार्य विस्तार करना। क्या ये सही हो सकता है? ये भी हमको गलत लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। तो हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा कि बच्चे परस्पर क्रिया करके अवलोकन और सहयोग के द्वारा एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है 69 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान देना है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। दूसरा देखिए, बच्चों की पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना चाहिए, या बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। भैया कुछ पक्षों पर नहीं ध्यान सकते, सतत मतलब व्यापक मूल्यांकन आप लोग पढ़े हैं ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो गलत है वही हमको सही करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय जीने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह वास्तविक स्थितियों, अब देखो क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट देखिए, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। बी, दूसरा ऑप्शन देखिए, यह बहुत सस्ता संसाधन है। तीसरा देखिए, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। चौथा, इसमें समझदार बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। दिया है समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा अगर सही से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। भैया वास्तविक स्थिति में हम लोग सीखते हैं ना, समुदाय में देखते हैं परिवार में कोई बच्चा सीख जाएगा कहाँ पर, तो वास्तविक सीखता है, वास्तविकता से दोस्तों। चलिए आगे दिया हमारा दिया है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 11 सितंबर 2015 को 7:30 त्रिवेंद्रम पहुंची। कोई बात नहीं है। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों के स्टेशनों के बीच की औसत चाल क्या थी। कितनी बार क्वेश्चन को बताए हैं हम, जितना प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर में क्वेश्चन मिल रहा है। और इसमें क्या निकालता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आपको दूरी दिया है, आपको समय निकाल लेना है, बस समय निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो कैसे निकालते हैं कि 30 अगस्त को भैया ट्रेनिया आप कहा दोपहरवा को 13 बजे 30 मिनट को चली है ना, कोनो दिक्कत ना। अब 30 को चली है और 1 को पहुंची है कई बजे, 7:30 को। यहाँ तक सही है। अच्छा ये बताइए भैया जी कि देखिए अब बताइए कि आपका 1 सितंबर को चली है, 1 सितंबर को जो है चली है, नहीं लिखा गया है या ट्रेन, हाँ 30 अगस्त। अच्छा बताइए अगस्त का महीना कितने का होता है, अगस्त का महीना 30 का होता है कि 31 का, तो अगस्त का मंथ हमारा होता है 31 का होता है। इतना तो आपको याद होना चाहिए भैया, अगस्त का मंथ 31 का होता है ना, कन्फ्यूजन करवाएगा। तो 30 अगस्त को चली थी आपका कै बजे, 13:30 और 31 अगस्त को 13:30 पर कई बजे कितना घंटा हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24 घंटा। कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, समस्या तो नहीं है ना यहाँ तक। ठीक, अच्छा यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो इस 13:30 मतलब दोपहर का 13:30 है,
ठीक है। अब दोपहर का 13 एक रात को भी 13:30 होता है। अगर रात का 13:30 देखेंगे, दोपहर की 13:30 से दोपहर का 1 बजे से रात 1 बजे के बीच में अगर देखेंगे तो हमारा होता है 12 घंटा। ठीक, यहाँ तक तो सही है। अब देखो यहाँ तक हो गया, रात का 1:30 हो गया, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 36 घंटा यहाँ तक हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 1:30 पे नहीं पहुँची, वो पहुँची है 7:30 पे। ठीक, अब जोड़ लो, कई घंटा और बचा, एक में कितना जोड़ोगे 7 आ जाएगा, 6 घंटा। तो 36 में 6 घंटा और जोड़ दो, कई घंटा हो गया 42 घंटा। तो 42 घंटा में ट्रेन पहुंची है। ठीक है, कितने घंटा में, 42 घंटा में। अब देखो हमारा औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी हमारा हो जाएगा 2268 और बट्टे कुल समय हमारा हो जाएगा 42। अब काट दोगे जब तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा, अगर काटोगे आंसर भैया इसका आ जाएगा आपका ना 15 मीटर प्रति सेकंड। ये देखो यहीं लिखा ना तीसरा वाला, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है। आगे देखिए लिखा है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। अरे गंगा नदी नहीं पार करेगा, गंगा नदी बिल्कुल नहीं पार करेगा। तीनों नदी कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा तीनों पार करने की संभावना, लेकिन एक नदी नहीं है पार करेगी, गंगा नदी। ठीक है, चलो गंगा नदी क्योंकि उत्तरी भारत में बहती है, इधर आती है आपके, उधर नहीं जाती है। ठीक है, चलो आगे देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। अब ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो ठंडा रेगिस्तान का नाम कभी आएगा ना तो आपका हो जाएगा लद्दाख। ठीक, लद्दाख हो जाएगा ठंडा रेगिस्तान। चलो आगे देख लेते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में का एक पाठ है उसी से ठंडा उसी से गर्म। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी, अपनी मृत्यु के समय वो क्या थे बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, अपने मृत्यु के समय क्या थे, क्या थे, अरे यार भारत के राष्ट्रपति थे यार। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये हमारा 1967 में शपथ ग्रहण किए थे। ठीक है, लेकिन जो है 2 साल तक ही इनका कार्यकाल चल पाया था 1969 में। ठीक है, और 3 मई 1969 को इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, इनकी कहानी क्या थी, यहाँ पर नाम याद रखना, उसी से ठंडा उसी से गर्म। समझ में आ रहा है ना भैया। आगे देखो, आगे देखिए, खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। कच्चा आम का अचार बनता है, आलू का चिप्स बनता है, दूध का पनीर बनता है, सेब का जैम बनता है। कौन सा सही नहीं है बताइए आप, कौन सा सही नहीं है। अब देखिए इसमें, अरे यार इसको रख सकते हो लंबा, आज लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको रख लोगे लंबा, इसको रख लोगे, लेकिन पनीरवा भैया कब तक रखोगे, कितने दिन तक रखोगे, पानी में डाल के, खराब हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। क्या लिखा गया है, निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी की बनी ढालू छतें, या पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर बने घर, या पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। अब भैया ये देखिए यहाँ लिखा गया है कि लेह लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, और ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए बी, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए बी ई कहीं दिया है आंसर, आपका नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए अगर देखा जाए तो ए डी, इसका आंसर देखें दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या, कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए हाँ दोस्तों, इसका आंसर अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, ADE। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, बी वाला ढालू छतें नहीं होती है। ठीक है, और डी हमारा ये भी होता है और ये भी होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ADE सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखिए हमारा क्या है 77 नंबर क्वेश्चन
कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे रख दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो यह पक्षी आपका हो जाएगा कोयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग जानते हैं इनमें से बसंत गौरी जो है कहाँ बनाती है घोंसला, शक्कर खोरा कहाँ बनाता है घोंसला। इन सबको देखने के लिए ना 500 क्वेश्चन का एक हमने आपको प्रोवाइड कराया है मैराथन, उसको जाकर देख लीजिए, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखिए, निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? साबूदाना ये बीज नहीं है, ये हमारा बनाया जाता है उससे दोस्तों टाइपिकोआ को उबाल करके बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ ऊंची ऊंची वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला से के वृक्ष से ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में वृक्ष देखे होंगे, नारियल का देखे होंगे यार, आप लोग जानते हैं ना। अगर नहीं देखे हो तो वीडियो को जाकर के देख लीजिए, 500 क्वेश्चन वाला देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। आगे दिया गया है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। अब किनके भीतर बीज होते हैं बताओ? आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। अरे बता दे यार किसके अंदर होते हैं? तो नाशपाती और चीकू के अंदर बीज होते हैं, नाशपाती के अंदर तो नहीं होते हैं। सबसे पहले देखो किसमें बीज नहीं होता है। ठीक है, लिखा गया है जिनके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए होते हैं, पहला वाला अगर देखा जाए तो होते हैं। दूसरा देखिए, पहला नाशपाती, ठीक है, और चीकू के बीज होते हैं। देखिए, टमाटर, नाशपाती और चीकू के बीज भी होते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा के बीज में भी बीज होते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कर ले जाएंगे आसानी से, छोटा मोटा क्वेश्चन है। आगे देखिए 81, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वहाँ 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? कलमकारी और कंधा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली व कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी। तो देखिए, जब नीता आंध्र प्रदेश जाती है तो वो जो साड़ियाँ खरीदती है उसका नाम है कि पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ी होगी दोस्तों। 500 क्वेश्चन का देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो मलेरिया हो सकता है, मच्छर काटेंगे ना मलेरिया हो जाएगा, मच्छर हो जाएंगे वहाँ पर, मच्छर काटने से आपका हो जाएगा क्या? मलेरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मलेरिया हम जाते हैं ना, कौन सा मच्छर काटते हैं? मादा एनोफिलीज काटते हैं, और इसमें हमारा जो वाहक होता है क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाहक होता है। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? कर्नाटक कथक का डांस कथक होता है, नहीं उत्तर प्रदेश का होता है। ठीक है, उत्तर भारत में। बिहू असम का होता है, बहू। ठीक है, भरतनाट्यम उड़ीसा का होता है, इसका बताइए आप लोग। और लावणी कहाँ होता है? कहाँ? तमिलनाडु का। लावणी हमारा होता है, लावणी होता है हमारा महाराष्ट्र का, और तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम। ठीक है, उड़ीसा का डांस होता है उड़ीसी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, डांस तो कभी कभी पूछ लेता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जिमो अपने घर इग्लू के निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों पर केवल बर्फ ही उपलब्ध होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा देख लीजिए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तीसरी देख लीजिए, बर्फ की दीवारों के बीच में मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, क्या ये हो जाएगा? या चौथा देख लीजिए, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों के जड़ों की नहीं है? ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो क्या है? देखिए पहला ऑप्शन, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करते हैं, बिल्कुल। जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं, बिल्कुल लटकती हैं। इनमें
इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं बिल्कुल, लेकिन जड़ें भोजन का संग्रहण करती हैं नहीं, जड़ें जो है सहायता करती हैं, ये सभी काम करती हैं, लेकिन जो उसको भोजन का संग्रहण जड़ें नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत आंसर हो जाएगा, और जो गलत है उसी को बताना सही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या लिखा गया है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा, शानदार। देखिए, एक गांव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक दोस्तों, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? अरे यार, पहले पाठ्य योजना तैयार करना ये होगा, या पहले या कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान करना, या तीसरा होगा शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रमानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, या शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल का विवरण तैयार करना। ठीक है, अब बताइए इसमें से क्या होगा? ठीक है, इसमें सबसे पहले ये होगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना, पाठ्य योजना कुछ लोग इसका आंसर मानेंगे, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप जाएंगे पढ़ाने तो पहले देखेंगे हमारे जो चेला चापड़ हैं कितने अच्छे पढ़ने में हैं। ठीक, मतलब किनको हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, किस समाज से आते हैं, किस संस्कृति से आते हैं, तो जब उन सब के बारे में जान जाएंगे तब उस तरीके से आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए, हमारा कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। हाँ, सही कर सकती हैं। दूसरा देखिए हमारा कि संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, गलत हो जाएगा। सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है, सही हो जाएगा। ए बी डी सही आंसर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? समझ में आना चाहिए कि पॉइंट क्लियर होना चाहिए भैया आपका, कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा दोस्तों ने, तो आपको क्या करना है कि नंबर आपको पता है ना, ये वाला नंबर 82 99 56 70 33, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके पूछ लेना क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो, लगे कि हम ऑप्शन गलत बता दिए, आपको गलत इसका आंसर गलत बता दिए, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस पर भेज सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, हाँ ये इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक करते रहना, थोड़ा सा हौसला बढ़ाते रहो। चलो भैया आगे देखें, लिखा है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? ईंधन को बचाना है, ठीक है, तो किस संसाधन को आप पढ़ाएंगे, क्या संसाधन लेंगे, सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र। तो भैया इसमें सबसे बढ़िया हो जाएगा हमारा समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र क्या दिखाएंगे कि उनमें दिखाएंगे कि हमारे जो प्रेजेंट सिचुएशन है, देखो कि कितना हमारा कि कोई चीज़ ख़त्म हो चुका फ्यूल और कितने हमारे बचे हैं। अगर हम ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो हमारा सब खत्म हो जाएगा, तो फिर आने वाली पीढ़ी को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। ये सब बताएंगे तो बच्चे कुछ सीखेंगे वहाँ से। चलो आगे देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जाता है हमारा पोर्टफोलियो दोस्तों। ठीक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पोर्टफोलियो आंसर ये दिया रहेगा, तुरंत वहाँ आपको टिक करना पोर्टफोलियो और वहाँ से आगे निकल लेना है। चलो आगे देखिए दोस्तों, थोड़ा फास्टली क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। देखिए NCERT, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में एक शीर्षक नाम से स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? बताइए वहाँ पर सुनीता के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में क्यों किया गया है? ठीक है, पहला देखिए, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी झांकने का अवसर देती है, बिल्कुल सही है। यह घटना स्पेसशिप और भौतिकी स्थितियों का वर्णन करती है, तो क्या ये आपका सही हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, हमारा यह घटना स्त्री पुरुष जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमारा ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे देखते हैं, हमारा ये पूरा हो गया ख़त्म। अब बचा है हिंदी को कर लेते हैं कंप्लीट, इसके बाद आगे हम करेंगे। दोस्तों हिंदी कहाँ गया? हाँ,
ये आपका हिंदी है दोस्तों, हाँ हिंदी है। अब हिंदी को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक कहानी है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा गया, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। आगे देखिए लिखा है, विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निरंतरता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत रहा था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? नहीं याद भैया पढ़ लेना उसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट ऐसे। यहाँ से लिखा गया है, विचारकों की एक विशेषता यह है, ठीक है। क्या दोस्तों कहा गया है कि विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, भौतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, या पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड मालूम हो जाएगा। आगे देखिए, सुकरात ने अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर क्योंकि हो जाएगा बताइए, क्योंकि उसे जीवन भर का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता, तो वो जीवन उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाता, तो यहाँ हमारा वो कठोर दंड से भी कठोर हो जाता। देखिए, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। अगर देखा जाए मनुष्य के बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, तो अच्छे जीवन के लिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा फास्टली चलेंगे, अब थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। क्या कहा गया आगे देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसके स्थान पर हमारा सिर्फ शक्तिशाली शब्द नहीं प्रयुक्त किया जा सकता, सिर्फ समर्थवान हो सकता है, ठीक है। समर्थ का समर्थवान हो सकता है, क्षमतावान हो सकता है, सक्षम, लेकिन शक्तिशाली नहीं हो सकता। शक्तिशाली यहाँ सेट नहीं खाएगा दोस्तों। आगे देखिए 95 नंबर, क्या हमारा हो जाएगा, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित शब्द में का तात्पर्य है। प्रतिष्ठा मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, अगर देखा जाए प्रतिष्ठा का मतलब हो जाएगा आपका ढेर से। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिष्ठा का मतलब हो जाएगा ढेर से। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपर्युक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। तो भली भांति क्रिया विशेषण शब्द आपका हो जाएगा, तो कर ले जाएंगे। आगे देखिए, महत्वाकांक्षी किन शब्दों से बनकर, महत्व प्लस आकांक्षा कहीं लिखा है, ये हमारा हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 98 नंबर हो जाएगा, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं। अब देखिए, तो भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं, तो रचनात्मक कार्य करने वालों को नहीं लुभाते हैं। आगे देखिए 99 नंबर वाला क्वेश्चन, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन का संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है, पूंजी का धन संपत्ति है, विचार है, एक ग्रंथ है, या विरासत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ग्रंथ है, ठीक है। पूंजी का अर्थ क्या हो जाएगा, एक ग्रंथ है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर एक निर्देश है, इस क्या लिखा गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों पर संख्या 1 से 100 से 105 के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। लिखा गया है, रोना और मचल जाना भी क्या न दिखाते थे, बड़े बड़े मोती के आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई
मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाले वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरी मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी मेरी बिटिया, बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, या छोटी सी कुटिया मेरी। अब देखिए इसमें आपको पढ़ करके आंसर देना है। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है कि व्याकुल व्यथा, क्या दोस्तों, व्याकुल व्यथा मिटाने में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो व्याकुल व्यथा मिटाने में प्रयुक्त अलंकार हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए फर्स्ट। अरे भैया व्या देखिए 2 बार आया ना, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान, देखिए हम कई पेपर देख चुके हैं, सब जगह अनुप्रास अलंकार ही पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार अक्सर ही पूछ लेता है। तो बचपन शब्द है, बचपन कौन सा शब्द है बताइए? बचपन आपका शब्द है, पहला देखिए कि दिया गया संज्ञा, विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो बचपन कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर तो आपका आसानी से आ जाएगा। तो अगर देखा जाएगा तो दोस्तों हमारा बचपन क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाएगा बचपन तो हमारा हो जाएगा संज्ञा, क्योंकि बचपन लौट के आ रहा है तो बचपन को संज्ञा की तरह इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है, नंदन सी फूल उठी या छोटी कुटिया मेरी का भाव है। ठीक है, छोटी कुटिया बड़ी हो गई, छोटी कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, या कुटिया में शांति छा गई, तो कुटिया में आनंद उमड़ उठा हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? तीसरा। समझ में आ गया ना आपको? आगे देख लीजिए 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मिटा सकेगा तू मेरे मन का मन संताप। ठीक है, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? तू कहा गया है भैया बचपन को, बचपन को कहा, क्योंकि बचपन के बारे में बात किया गया ना, तो बचपन को कहा गया है। आगे देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 104 नंबर क्वेश्चन, कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी माँ की याद, अपनी बिटिया की याद, बचपन के आनंद की याद, भैया आनंद की याद बुलाना चाहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसका इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 105 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से, हमारा पैसे वाला काम खत्म हो जाएगा, कि बच्चे की आँखों के निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूत होती है? क्या अनुभूत होती है बताइए? तो बच्चे के आँखों के आंसुओं को देखकर, ठीक है, अनुभूत होती है आपका क्या दोस्तों? इसकी अनुभूत होती है ऑप्शन नंबर 4 प्यार की। अगर पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आगे देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई क्षमता को विकास करने का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, कि बच्चों की भाषा, देखो भाषा के प्रयोग की कुशलता पर अधिकार देना, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण में की आगमन विधि की विशेषता क्या है? अरे आगमन विधि जानते हैं ना, पहले उदाहरण बता दें फिर बाद में हमारे नियम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो पहले उदाहरण बता देना, बाद में नियम बता देना, हमारे हो जाएगा। आगे देखो 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा के व्याकरण को जानना। सही बात है क्या ऐसा? ठीक, आगे देख लीजिए दूसरा वाला ऑप्शन, कि शब्दों के अर्थ को जानना। आगे देख लीजिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कि उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना, या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। अरे यार अपने से कर लोगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, इसमें से नहीं है। ठीक है, पहला देखिए, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों का खोज करना बिल्कुल जिम्मेदारी होगी। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना सही होगी। ठीक है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना सही होगी, या बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। ठीक है, तो अब देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, देखा जाए सही, तो अगर देखा जाती है भी सही हो जाएगा। अब बताइए क्या आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर अगर देखा जाए तो सब सही लग रहा है। इसका आंसर देखा जाए तो सब सही लग रहा है दोस्तों। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा आप लोग? ठीक है, इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए हमारा गलत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा कि बच्चों का, अगर सही से आप लोग पढ़े होंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखिए, हमारा 110 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ते समय पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्या सामूहिक, व्यक्तिगत, स्वस्वर, मौन? तो हमारा क्या होना, किस किए जाने, मतलब पढ़ने की संस्कृति, पढ़ने का अगर क्षमता का विकास करना है तो व्यक्तिगत पढ़वाएंगे तो ज़्यादा बच्चे में पढ़ना आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, उनका एक पर्पज होना चाहिए, किस पर्पज से वो लिए गए हैं। ठीक, 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ को बल देती है, या हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। इसमें देखो, अगर सही से देखा जाए ना तो कई आंसर सही हो जाएंगे, लेकिन आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हमारा हो जाएगा कि विकास के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी में सम्यज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या समृद्धिक परिवेश, भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखेंगे भैया ना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा दोस्तों फास्ट खत्म करेंगे, लंबा हो गया वीडियो। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, बच्चे भाषा के व्याकरणिक नियम को जानते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, स्व अभिव्यक्ति होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। चलो हमारा बचा है 115 नंबर क्वेश्चन हो गया, देखते हैं क्या है। सूरभि अक्सर अंगा सब अड़ा है दोस्तों, अंगा नहीं अड़ा है, अड़ा शब्द वालों को तरीकों से गलत से उच्चारित करते हैं, आप क्या करेंगे? उसे अड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या उसे अड़ा शब्दों वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे अड़ा वाले शब्दों को अपने आगे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि उसे अड़ा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने का मतलब, क्योंकि उसको सुधारना है। ठीक, तो सुधारना है तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसे अड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। आगे देखा जाए 116 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या? वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का पहचान, पढ़ने में प्रवाह या अंक निर्माण। तो इसका सबसे सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, पढ़ने में प्रवाह हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों को मनोरंजन करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, या बच्चों में कहानी सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, या हमारा बच्चों को अनुशासन में रखना। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ना कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण, तरीका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपनी भाषा लेकर के आते हैं। क्या आते हैं? अपनी भाषा लेकर के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या ले आते हैं? यहाँ पर अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का यह अर्थ नहीं है। क्या अर्थ नहीं है? कि बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दतः दोहराना, या अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो ये हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यही जो गलत है यही सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 120 नंबर क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है।
स्वयं भाषा शिक्षक भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को कठोरता से ले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा पहला, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ठीक है, जिससे बच्चे पूरा क्लियर होकर के सीख लें। तो दोस्तों ये हमारा 120 क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी 30 क्वेश्चन करना है हमको इंग्लिश का दोस्तों, क्योंकि ये हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो हम इस 30 क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा हमको, हम इस अगर वो कमेंट करिएगा कि हाँ सर इसका इंग्लिश का भी हमको चाहिए, तो इंग्लिश का हम दूसरा एक मतलब सेपरेट वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक तो कर देना, बड़ी मेहनत लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।